आज आप बच्चों संवदिया पाठ का सार समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि संवदिया होता कौन है। जो संवाद भेजने वाला अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से अपने कोई खबर भेजता है, कोई समाचार भेजता है और जो व्यक्ति उस संदेश को लेकर जाता है उसे संवदिया कहा जाता है। तो इस पाठ में इसी के बारे में बताया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि संवदिया को बुलाया जाना। गांव में हरगोबिंद नाम का एक संदेश वाहक है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर संवाद पहुंचाने का काम करता है। जब से गांव में डाकघर की व्यवस्था हुई है तब से गांव में किसी को भी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे में हवेली से हरगोबिंद के लिए बुलावा आने पर वह हैरान हो जाता है तथा अनुमान लगाता है कि जरूर कोई गुप्त समाचार लेकर जाना होगा। तभी बड़ी बहुरिया ने बुलाया है। जब वह हवेली पहुंचता है तब बड़ी बहू उसे पीढ़ी देकर उस पर बैठने का संकेत देती है। बड़ी हवेली की अतीत और वर्तमान की स्थिति। बड़ी हवेली एक समय में बहुत समृद्धशाली थी, जहां दिन रात नौकर नौकरानियां मजदूरों आदि की भीड़ लगी रहती थी। किंतु आज स्थिति पूर्णतः विपरीत थी। बड़ी बहू को स्वयं अनाज फटकना पड़ रहा था। कभी ऐसा भी समय था जब घर में नौकर नौकरानी जान मजदूरों की भीड़ लगी रहती थी तथा बड़ी बहू के हाथों में मेहंदी लगाकर गांव की नाइन अपने परिवार को पालती थी। बड़े भाई की मृत्यु के बाद तीनों भाइयों में बंटवारा कर लिया गया और बंटवारे में मानवीय संबंधों की मर्यादा का ख्याल भी न रखते हुए उन्होंने बड़ी बहू की बनारसी साड़ी को भी 3 हिस्सों में बांट लिया था और अब गांव छोड़कर शहर में जाकर बस गए। उसके बाद बड़ी बहू हवेली में अकेली रह गई। बड़ी बहू की दयनीय स्थिति। हवेली में कोई कमाने वाला नहीं था। बथुए के साग जैसी सामान्य वस्तु उनके पेट भरने का एकमात्र साधन रह गई थी। इस तरह हवेली के आर्थिक हालात इतनी खराब हो गई कि बड़ी बहू को कोई उधार तक नहीं देता था। जिस समय हरगोबिंद हवेली पहुंचा उसी समय गांव की मोदी आइन बुढ़िया अपने उधार के पैसे वसूलने के लिए आई हुई थी तथा वह बड़ी बहू को तरह तरह की कड़वी बातें सुना रही थी, परंतु बड़ी बहुरिया ने कोई भी जवाब नहीं दिया। हरगोबिंद द्वारा उसे काबुली कायदा नाम से पुकारने पर वह उसे गालियां देती हुई वहां से चली जाती है। बड़ी बहू द्वारा अपना संदेश हरगोबिंद को बताना। बड़ी बहू हरगोबिंद से अपना संदेश अपनी माँ के पास पहुंचाने के लिए कहती है। वह हरगोबिंद को संदेश देते हुए कहती है कि उसकी माँ ने कहना कि वह भाई भाभियों की नौकरी करके पेट पाल लेगी, बच्चों की जूठन खाकर एक कोने में पड़ी रहेगी, लेकिन अब वह यहाँ नहीं रह सकती और यदि वे उसे यहाँ से नहीं ले जाएंगी तो वह एक दिन गले में घड़ा बांधकर पोखरे अर्थात तालाब में डूब मरेगी। बथुआ साग खाकर वह कब तक जिए। देवर देवरानी भी धान काटने के समय शहर से 10-15 दिन के लिए आ जाते हैं और कर्ज की ढेरी लगाकर जाते हैं। समय 2-2 मन चावल चूड़ा भी ले जाते हैं। उसके बाद आम के मौसम में दोबारा आ जाते हैं और कच्चे पक्के आम तोड़कर बोरियों में बंद करके ले जाते हैं। ऐसा कहते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए, जिसे देखकर हरगोबिंद को बहुत दुख हुआ। बड़ी बहू राह खर्च के लिए उसे आंचल से 5 रुपए का नोट निकाल करके उसे देती है, परंतु हरगोबिंद लेने से मना करके स्वयं इंतजाम करने की बात कहकर वहां से चला जाता है। हरगोबिंद द्वारा बिहपुर की यात्रा करना। हरगोबिंद अत्यंत दुखी मन से थाना बिहपुर के लिए निकल पड़ता है। वह अपने पास रखे पैसों से बिहपुर के लिए टिकट लेकर रेलगाड़ी में बैठ जाता है। बड़ी बहू के संवादों को ज्यों का त्यों याद करने की कोशिश करते हुए उसकी आंखों के सामने बड़ी बहू का करुण चेहरा बार बार घूमने लगता है। कटिहार जंक्शन पहुंचकर उसने
बिहपुर जाने वाली गाड़ी पकड़ी। इस बार उसे गाड़ी पकड़ने में परेशानी नहीं हुई, क्योंकि स्टेशन पर लगे भोंपू यानी लाउड स्पीकर से घोषणा की जा रही थी। पहले कई बार तो गाड़ी का स्थान पता न होने पर भी उसकी गाड़ी छूट जाती थी। वह 3 नंबर प्लेटफार्म पर खड़ी गाड़ी में थाना बिहपुर जाने के लिए बैठ गया। यही पहला भाग यहीं तक समाप्त होता है। धन्यवाद।